एक बार सभी का स्वागत है। जय हिंद। और आज अपन मिले हैं एनएमएस के लिए विज्ञान कक्षा 8 की ख़त्म करने के लिए। इसका भी समय मानते हैं अपन 3 घंटे। इसमें लास्ट के टॉपिक जो मानव जनन है उसमें बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन होगा, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा है। शुरुआत के टॉपिक पढ़ते हैं। 2 पोर्शन में इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, हम एक ही पोर्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसलों के प्रकार जो होते हैं, मुख्य आधार बताइए ऋतुओं के। खरीफ की फसल कब होती है? तो भैया जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु की होती है। रबी की फसल शीत ऋतु की होती है और जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की होती है। जो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर में होती है, ये अक्टूबर से मार्च में होती है। अब बचा क्या? मार्च अप्रैल मई, 3 महीने के बीच में जो बचा है अप्रैल मई जून, उसमें कौन सी फसल होती है? जायद की फसल होती है। ठीक है, उदाहरण सबके पढ़ लीजिएगा। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी कहाँ है? अच्छा, मिट्टी कृषि पद्धतियाँ होती है मिट्टी को तैयार करना, तो 7 चरण होते हैं। अच्छा, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। पहला होता है मिट्टी की तैयारी करना, मतलब इसकी जुताई करना। दूसरा काम होता है बुवाई करना। तीसरा काम होता है खाद और उर्वरक डालना, मतलब मिट्टी की पोषकता को बढ़ाना। चौथा काम होता है सिंचाई देना। पांचवा होता है खरपतवार से सुरक्षा, अवांछित पौधों की निराई करना, ठीक है, हटाना भैया। और छठा काम होता है फसल पकने से उसे काटना, हार्वेस्टिंग करना या कंबाइन द्वारा करना। और 7वां काम होता है भंडारण करना। तो इनका क्रम याद रखिए। सबसे पहले मिट्टी तैयार करोगे, मतलब उसकी जुताई करोगे, फिर बुआई करोगे, फिर खाद एवं उर्वरक लगाओगे जिससे मिट्टी की पोषकता बढ़ी रहे, फिर सिंचाई करोगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा होगी और कटाई करेगा, भंडारण होगा। चलिए इसके बाद खाद के बारे में पढ़ते हैं। खाद जो होती है प्राकृतिक भी होती है, जैविक भी होती है, खेतों में भी बनती भी है और मिट्टी को ह्यूमरस देती है। उर्वरक क्या होते हैं? मानव निर्मित रसायन जो कहलाते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम से भरपूर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। चलिए आगे सिंचाई की आधुनिक विधि पढ़ लीजिए भैया। छिड़काव तंत्र क्या होता है? असमतल भूमि और रेतीली मिट्टी के ये फव्वारे की तरह होते हैं। ड्रिप तंत्र, मतलब जो ड्रिप प्रणाली होती है, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बूंद बूंद सीधे जड़ों में जाती है। महत्वपूर्ण की पॉइंट पढ़िए। जुताई होती है मिट्टी को उलटना पलटना। सीड ड्रिल क्या होता है? बुवाई का आधुनिक यंत्र होता है, समान दूरी और गहराई वाले। राइजोबियम क्या होता है? इसको याद रखिएगा। फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है? राइजोबियम कहलाता है। इसको लिख लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। 2,4-D एक प्रमुख खरपतवार नाशी होता है। ठीक है, आगे देखो। साइक्लो अनाज भंडारण के लिए ऊंचे बेलनाकार पात्र होते हैं। पशुपालन भोजन के लिए पशुओं को पालन करना। चलिए मछली के तेल कोड लीवर ऑयल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, इसको भी लिख लीजिए। केंचुआ मिट्टी को पोला और ह्यूमरस बढ़ाते हैं, तो इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरकता प्राकृतिक रूप से बनी रहती है, इसको भी लिख लीजिएगा। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, जायद की फसल कब होती है? रबी की फसल सर्दी में उगाई जाती है। ठीक है, आगे देखो। रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो शीत ऋतु में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो धान खरीफ की फसल है। शेष तुम्हारी इकाई की फसल है, रबी की फसल है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए उपयोग में किया जाने वाला आधुनिक यंत्र क्या होता है? तो कल्टीवेटर होता है। उचित दूरी और गहराई पर बीजों को बोने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या होता है? सीड ड्रिल होता है। खेतों में खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए। उर्वरक फर्टिलाइजर क्या होता है? प्राकृतिक खाद होती है। अकार्बनिक लवण होता है। जैविक खाद होती है तो अकार्बनिक लवण होता है। मिट्टी की उर्वरकता वापस लाने के लिए कौन सा प्राकृतिक तरीका है? तो फसल चक्रण। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया किन पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं? तो ये फलीदार जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की। केंचुए और सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को पोला करते हैं, ह्यूमरस बनाते हैं। सिंचाई का आधुनिक तरीका जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में के लिए सर्वोत्तम है वो है ड्रिप या टपक तंत्र। छिड़काव तंत्र कहाँ पर उपयोगी होता है? केवल असमतल भूमि और केवल रेतीली भूमि, नहीं असमतल भूमि। केवल शब्द आएगा तो उत्तर नहीं करना। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। 2,4-D क्या होती है? कीटनाशक होती है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। कटाई के समय उपयोग की जाने वाली जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कार्य करती है उसे कंबाइन कहते हैं मशीन को। जो अपनी जिन्हें हार्वेस्टर मशीन कहते हैं ना, वो कटाई और थ्रेसिंग दोनों का काम करती हैं। अनाज के बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साइलो और भंडार गृहों का।
घरों में अनाज के भंडारण के लिए के समय किन पत्तियों का और कीटों का, तो नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। पशुपालन किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर पशुओं को पालकर उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या होता है? मिट्टी को उलटना पलटना मतलब जुताई करना। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ। यूरिया में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। मिट्टी में पोषक तत्वों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो खाद एवं उर्वरक। खेत में लगातार फसल उगाने से क्या हानि होती है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सिंचाई का पारंपरिक साधन रहट किस प्रकार करता है? तो उत्तोलक तंत्र के द्वारा। जो रहट होता है वो किस प्रकार करता है? उत्तोलक तंत्र द्वारा। सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? निराई के लिए, कटाई के लिए, बीजों की बुवाई के लिए। तो बीजों की बुवाई के लिए। खाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह मिट्टी को ह्यूमरस प्रदान करती है। खरीफ फसल की अवधि क्या होती है? जून से सितंबर। ठीक है। रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो जो रबी फसल की अवधि होती है वो होती है मार्च से अक्टूबर से मार्च। क्या बोला कुछ? अच्छा, तो खरीफ जो होती है वो जून से सितंबर होती है। ठीक है। अब रबी क्या होती है? तो अक्टूबर से मार्च होती है। जायद कब होती है? तो अप्रैल से जून होती है। कटाई पर्व, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली क्या है? कटाई फेस्टिवल हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया। थ्रेसिंग के बाद दानों को भूसे से अलग करने की छोटी विधि क्या होती है? तो बिनोइंग, फटकारना कहते हैं। एनपीके के उर्वरक में कौन से तत्व होते हैं? तो एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम। खरपतवार नाशी का छिड़काव कब करना चाहिए? तो पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। खाद बनाने की प्रक्रिया में अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। साइलो क्या है? साइलो भंडार के ऊंचे पात्र होते हैं जो धातु के बेलन हैं। जल की बर्बादी रोकने के लिए सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन है? तो ड्रिप तंत्र। मिट्टी को समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सुहागा का। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी। वह स्थान जहाँ अनाज का भंडार व्यापारिक स्तर पर किया जाता है वो भंडार गृह कहलाते हैं। हार्वेस्टर मशीन का मुख्य कार्य क्या होता है? फसल काटना। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो जायद की फसल भैया बताइए कौन सी है? धान, गेहूं, तरबूजा, खीरा। तो तरबूजा खीरा है, क्योंकि जो जायद की फसल का समय होता है वो अप्रैल से जून के बीच में होता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि किसके प्रयोग से की जाती है? खाद के प्रयोग से। बीजों के बीच उचित दूरी क्यों आवश्यक होती है? पर्याप्त पोषक तत्व मिलने के लिए, जल की उपलब्धता के लिए, सूर्य का सभी। स्वस्थ बीजों, अच्छा कभी भी प्रश्न में अगर सभी दिखे तो अधिकतर वही टिक करके चले आना। अगर तुमको बुझा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बुझाएगा तब सीधा उपरोक्त सभी वाला टिक करना। स्वस्थ बीजों की पहचान कैसे की जाती है? पानी में डालने पर जो नीचे बैठ जाएं। सिंचाई का अंतराल किस पर निर्भर करता है? मिट्टी की प्रकृति पर, फसल की किस्म पर और ऋतु मौसम पर, तीनों पर। खाद मैन्योर से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? तो प्रचुर मात्रा में ह्यूमरस। मिट्टी को पोला करने से जड़ों को क्या लाभ होता है? तो जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं। जड़ें आसानी से श्वसन ब्रीथिंग कर सकते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। उपरोक्त सभी। खरीफ फसलों को जून में ही क्यों बोया जाता है? क्योंकि इन्हें अधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। सुहागा का मुख्य उपयोग, लीवर का मुख्य उपयोग क्या होता है? मिट्टी के ढेले तोड़ना और उसे समतल करना। ठीक है। कौन सा उर्वरक फर्टिलाइजेशन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजेशन का नहीं, क्योंकि ये खाद नहीं होती है। आगे देखिए, नाइट्रोजन का स्तरीकरण फिक्सेशन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध से दही बनाता है। अमीबा कैसा जीव है बताइए। कवक क्या करता है? ड्रिप तंत्र। सिंचाई की सबसे श्रेष्ठ विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। फसल चक्रण से क्या तात्पर्य? एक ही खेत में बार बार फसल उगाना नहीं। दो फसलों के बीच खेत को खाली छोड़ना नहीं। बदल बदल कर अलग अलग फसलें उगाना फसल चक्रण कहलाता है। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय किसान को क्या सावधानी रखनी चाहिए? उसे नंगे पैर रहना चाहिए? नहीं। उसे अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए? बिल्कुल सही। उसे दोपहर में छिड़काव करना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसे अपना मुंह नाक से ढक लेना चाहिए। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? ताकि नमी कम करने और कीट कपकों से बचाने के लिए। बर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो गाय के गोबर द्वारा, बिना किसी जीव के। बर्मी मतलब होता है केंचुआ, तो केंचुए के द्वारा। क्या मतलब भाई साहब। कंबाइन मशीन का उपयोग क्या होता है? कटाई और थ्रेसिंग दोनों करना कंबाइन मशीन का। बिहार में मखाना और लीची खेती मुख्य रूप से किस श्रेणी में आते हैं? नकदी फसल में आते हैं। गन्ना भी नकदी फसल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है? चेन पारंपरिक, ढेकली पारंपरिक तरीका है। छिड़काव तंत्र नहीं है। मोटन घिरनी ये भी पारंपरिक तरीका। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, जल प्रदूषण बढ़ता है। अनाज को चूहों और कीटों से बचाने के लिए बड़े भंडारों में क्या किया जाता है? रासायनिक उपचार। केवल नीम की पत्तियां रखना। पानी तो रासायनिक उपचार।
होए नामक औजार उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मिट्टी को पोला करने और खरपतवार निकालने के लिए। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत अधिक कमी हो जाए तो उसे त्वरित समाधान के लिए क्या डालना चाहिए? उर्वरक डालना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत असर डालते हैं। फलीदार फसलों जैसे मटर को उगाने से मिट्टी में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो नाइट्रोजन की। सिंचाई का वह तरीका जिसमें पानी पाइपों द्वारा फव्वारे के रूप में निकलता है क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र। ठीक है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन, दूध, अन्न उत्पादों को प्राप्त करना। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए। मिलाना है। रबी की फसल भैया कौन सी होती है? मिलाइए, मिलाओ। जो रबी की फसल होती है भैया वो क्या होती है? गेहूँ, चना और मटर। खरीफ की फसल जो होती है धान और मक्का होती है। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपरफास्ट। और कार्बनिक खाद क्या है? पशु एवं अवशिष्ट। मिल गए। चलिए आगे। ड्रिप तंत्र क्या होता है? जो ड्रिप तंत्र होता है वो आधुनिक तरीका है बूंद बूंद करके, तो 1 का B। ठीक है। रहट क्या होता है? तो उत्तोलक तंत्र होता है। छिड़काव तंत्र क्या है? आधुनिक तरीका फव्वारा है। ढेकली क्या है? पारंपरिक तरीका है। कंबाइन क्या है? जो कटाई और थ्रेसिंग दोनों कर सके, तो 1 का B। सीड ड्रिल किस लिए होता है? तो बुआई के लिए होता है। कल्टीवेटर जुताई के लिए होता है। खुरपी निराई के लिए होती है। मिला दिए भैया। 2,4-D क्या होता है? ये खरपतवार नाशी होती है। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। देखो 2,4-D क्या होता है? खरपतवार नाशी। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। शाइलो क्या होता है? भंडारण होता है। केंचुए क्या होता है? किसानों के मित्र होते हैं। थ्रेसिंग, चलिए भैया दिखाइए। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अनाज से भूसे को अलग करना। ठीक है। पोले करने का मतलब क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। ठीक है। भंडारण का मतलब क्या होता है? नीम की पत्तियां। और निराई का मतलब होता है अवांछित पौधों को हटाना। सही क्रम में लगाई। फसल पद्धति के चरणों को सही क्रम में लिखिए। बुवाई, निराई, मिट्टी तैयार करना, खाद, उर्वरक और कटाई, भंडारण, निराई। तो सबसे पहले क्या करोगे भैया? देखो सबसे पहले करोगे अपन मिट्टी तैयार। ठीक है, तो C आ गया। फिर करेंगे बुआई, और जब बुआई हो जाएगी तो खाद और उर्वरक देंगे। उसके बाद करेंगे सिंचाई, और जब सिंचाई हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? वो निराई करेंगे, और निराई जब हो जाएगी तो हम करेंगे कटाई। जब कटाई हो जाएगी तब करेंगे भंडारण। गन्ने की फसल उगाने का सही रेखा चित्र क्रम बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया? फसल को चीनी मिल भेजेंगे। नहीं, ये तो सबसे बाद में होगा। सिंचाई अभी नहीं। कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद जुताई करेंगे, और जब जुताई करेंगे तब फिर बुवाई करेंगे, और जब बुवाई हो जाएगी तब खाद डालेंगे, जब खाद डल जाएगी तब सिंचाई करेंगे, जब सिंचाई होगी तो पौधा बड़ा होगा, फिर कटाई करेंगे, और जब कटाई हो जाएगा तो फसल को कहाँ ले जाएंगे? चीनी मिल को। ये लिख के याद पढ़ लेना 1-2 बार। खाद बनने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले खाद तैयार करना होता है। नहीं होता, ये तो सबसे लास्ट पद हो गया। पौधे एवं जंतुओं के अवशेष एकत्रित करना, उन्हें गड्ढे में डालना, फिर सूक्ष्म द्वारा अपघटन होगा, फिर खाद बनेगी। अनाज भंडारण का सही प्रक्रम क्या है? जूट के बोरों में रख साइक्लो भरना। नहीं। नमी कम करने के लिए सबसे पहले धूप में सेकना। नहीं। फसल की कटाई, पहले फसल काटो फिर नमी में सुखाओ। फसल काटो फिर करो थ्रेसिंग, फिर नमी कम करो, फिर जूट बोरों में करो। थ्रेसिंग छोड़ गए थे हम भी हैं। सिंचाई की क्रिया विधि का तार्किक क्रम क्या है? तो देखो भैया, जल के स्रोत का चयन करना। सबसे पहले भैया पानी कहाँ से मिलेगा, उसके बाद कैसे पानी डालोगे तुम? ड्रिप, नहर, पंप के द्वारा। फिर पौधों की जड़ों तक जल पहुँचना, उसके बाद मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करना। आगे देखिए, तो ये आपका यहाँ लगभग पहला पार्ट खत्म हो गया। 12 मिनट में 1 पार्ट हुआ है। अगर इस हिसाब से जाएंगे तो तुम्हारे 15 पार्ट है, लगभग 3 घंटे हो जाएगा। हमने कहा नहीं था 3 घंटे आराम से हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। अरे 2 बार सुन लेना, बन जाएगा। जो किण्वन क्या होता है? लुईस पास्चर ने खोज की थी। पेनिसिलिन की किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। चेचक का टीका किसने किया था? एडवर्ड जेनिंग ने। बेंसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु रॉबर्ट कोच ने। चलिए, रासायनिक उपाय क्या होता है? खाद्य परीक्षण की सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा वाइसल्फाइड। नाइट्रोजन पैकिंग में क्या होता है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए फूले हुए होते हैं। प्रतिजैविक क्या होता है? स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन क्या होते हैं? प्रतिजैविक होते हैं। नाइट्रोजन चक्र बताइए, ये याद रखिए। नाइट्रोजन स्तरीकरण क्या होगा? अमोनीकरण होगा, नाइट्रीकरण होगा, फिर विनाइट्रीकरण होगा। एक और याद रखिए भैया, विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही जनन करता है, बाहर नहीं करता है। मतलब ये अजराता है, लेकिन ये अजराता कब है? शादी के बाद अजराएगा, अभी नहीं अजराएगा। जैसे इसको कोई जीव मिलेगा इसलिए तुम सभी पढ़ो। एंटीबायोटिक और वायरस क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो होती हैं वो दवाएं जुकाम और फ्लू बीमारियों के काम नहीं आती हैं, वायरस के से होते हैं। ठीक है। मच्छर और बीमारी, मादा यानी फ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। प्रोटोजोवा की बीमारी, मादा एडिस से डेंगू होता है जो वायरस है। पशु रोग कौन होता है? एंथ्रेक्स होता है। मनुष्य मवेशी दोनों में होने वाला भयानक रोग है। भैया कुछ रोग दिए हैं, इनको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। 6 रोग,
टीबी मतलब जैसे टीबी कहते हैं, हैजा और टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। फैलते कैसे हैं? वायु जल भोजन के द्वारा। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ये विषाणु से होते हैं। वायु जल संपर्क से ये भी फैलते हैं। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे चलो भैया, गेहूं का रस्ट तो कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज में। भिंड की पीत रोग किससे के कारण होता है? विषाणु और कीट के द्वारा। ये कक्षा 8 में पढ़े होंगे आपने, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे। चलिए 8 में ही तो पढ़ रहे हो अभी। हाँ चलो, सूक्ष्म जीव कितने होते हैं? मुख्य 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बनाता है। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कवक क्या होते हैं? ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल क्या होते हैं? स्पाइरोगाइरिया और क्लेमिडोमोनास। ये ठीक है, ये अन्य जीवों से अलग होते हैं। चलिए भैया आगे चलिए। हमारे दही जमना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। बेकिंग में ब्रेड ईस्ट या शोषण के दौरान CO2 बना छोड़ता है, जिससे ब्रेड फूलती है। कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कोहल सिरका का निर्माण ईस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया से होता है। ठीक, प्रतिजैविक जो होती है पेनिसिलिन होती है। मिट्टी की ओर बरकता है। राइजोबियम और नील हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखो भैया, किण्वन लुईस पास्चर ने 1857 में, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा 1798 में, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथ्रेक्स जीवाणु रॉबर्ट कोच ने। सूक्ष्म जीव या बीमारियां कौन सी होती है? तो मानव रोग हैजा जीवाणु के द्वारा, खसरा विषाणु के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, आगे देखो। वाहक देखो, घरेलू मक्खी का होता है, संचरणीय रोगों के वाहक होते हैं। मादा एनीफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया का परजीवी होता है। मादा एडीज मच्छर जो होता है डेंगू वायरस होता है। पौधों के रोग कौन से होते हैं? साइट्रस रोग कैंकर जीवाणु होता है। गेहूं की रस्ट कवक कवक हैं। और भिंडी की पीत क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है, ऊपर पढ़ा चुके हैं। चलिए खाद्य परिरक्षण में क्या करेंगे? नमक, तेल, सिरका देखेंगे। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए रसायन देखेंगे, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाज सल्फाइड। पाश्चीकरण क्या होता है? दूध को 70 डिग्री C पर उबाल कर अचानक ठंडा करना। ये खोज लुईस पास्चर ने की थी। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, पहले फिक्सेशन होगा, नाइट्रीकरण होगा, विनाइट्रीकरण, वापस लौटना। चलो, फलीदार पौधों जो लेगुमिनस होता है कि जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। चलिए अब इनके कुछ प्रश्न करते हैं, और प्रश्न का सेशन थोड़ा स्पीडली होगा, हालांकि स्पीड तो पूरा चलता ही है अपना। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके द्वारा उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है। ठीक है, मादा एनीफिलीज मच्छर किसका वाहक होता है? मादा एनीफिलीज मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। संचारीय रोगों का मुख्य कारक क्या होता है? संचारी रोग घरेलू मक्खी होती है। रोगों का मुख्य कारक क्या होती है? घरेलू मक्खी होती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या होता है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाना। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया का क्या नाम दिया जाता है? किण्वन। जब चीनी से अल्कोहल बनती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। देखो, जो ऊपर हमने थ्योरी पढ़ाई उसी पे क्वेश्चन है, इसलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ो। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो राइजोबियम जीवाणु और नीलहरे शैवाल। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। डेंगू के वायरस का प्रवाहक होता है मादा एडीज मच्छर, और जो मलेरिया का होता है वो होता है मादा एनीफिलीज मच्छर। ये मादा मतलब महिला समझे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ठीक है 8 मार्च है, हालांकि कई लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे। चलिए, सोडियम बेंजोएट क्या है? तो सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक है। क्या है? खाद्य परिरक्षक है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है भैया? तो जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ठीक है, ब्रेड पर उगने वाला कवक ब्रेड मोल्ड क्या होता है? तो ये होता है राइजोपस। क्या होता है? राइजोपस। ब्रेड पर उगने वाला कवक क्या होता है? राइजोपस। क्या होता है? राइजोपस। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस विषाणु के कारण होता है। पौधों में साइट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। भिंडी की पीती येलो वेन्स मोजेक का कारक क्या होता है? तो इसका विषाणु होता है। भिंडी का पीत रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। संचरणीय रोग क्या होते हैं? जो हवा, पानी, भोजन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा किसके द्वारा
हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा तुम्हारा जो फैलता है वो बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा फैलता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरी कारक कहलाते हैं। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी से नाइट्रोजन को गैस में बदलने का कार्य कौन करते हैं, तो विशिष्ट जीवाणु करते हैं। मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सही जोड़ा मिलाइए भैया, राइट, चलिए मिलाइए। जो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लैक्टोबैसिलस दही को जमाना करता है। ई जो एक प्रोटोजोआ होता है हैजा कारक होता है। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड की पैकिंग करता है। देखो भैया ईस्ट से चौथे का देखो ये होगा, अरे महाराज मलेरिया कारक होता है, ये कहाँ से हो गया, यही तो दिक्कत। देखो यह जो ईस्ट हो जो एक प्रोटोजोआ होता है मलेरिया कारक होता है, ठीक है। और जो एक जो तुम्हारा जीवाणु होता है वो हैजा का कारक होता है, बैक्टीरिया का, ठीक है। और तुम्हारा एक वायरस है वो एड्स का होता है, नीचे लिखे थे। गेहूं की रस्ट रोग वो मिला, इसको देखो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ये लिख लीजिए, थोड़ा कष्ट करिएगा, है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो एक पेज में नहीं आया, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, अब इसके स्क्रीनशॉट उत्तर सहित निकाल लीजिए। वो मिलाने में हमसे भी भूल हो गई क्योंकि वो एक पेज में नहीं है, वो टाइपिंग करते समय बाबू हो जाता है। गेहूं की रस्ट ऑफ व्हीट का कारक कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, तो कवक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पाश्चुरीकरण प्रक्रम में दूध को कितने तापमान पर उबाला जाता है, तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला। क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है, तो जो टीबी होता है वो तुम्हारा होता है जीवाणु कारक बैक्टीरिया के कारण। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया, ठीक है। जैम और जेली को खराब होने से बचाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है चीनी का। खसरा मीजल्स रोग सूक्ष्म कारक होता है किसका, विषाणु का। मीजल्स जो होता है वायरस, जो मीजल्स होता है, खसरा जो होता है वो किसका होता है, भैया ये हमने तुमको बताया था, एक रचना हमें पानी दो जरा, लो बिस पी लो, वायरस वाले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, हैं पापा काम पे सोते हैं, पासे प्रोटोजोआ वाले सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, अरे जो सब पकड़ जब सिखाए तो याद करो, उसी से टिक करो। किस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, तो लेगिमियस फलीदार पौधों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। पोलियो का संचरण किसके माध्यम से होता है, वायु और जल के माध्यम से होता है। संदूषित भोजन फूड पॉइजनिंग खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है, तो खाद्य विषाक्तता। नाइट्रोजन चक्र का वह चक्र है जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। प्रतिजैविक दवाएं किस पर असरदार नहीं करती हैं, तो विषाणु पर। प्रतिजैविक जो होती हैं वो वायरस पे असर नहीं करती, जीवाणु पे कर जाती हैं, कवक पे कर जाती हैं, प्रोटोजोआ। वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक कार्य नहीं करती है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है, तो संपर्क के द्वारा फैलता है। सिरका विग्नार बनाने में सूक्ष्मजीव किसका उपयोग करते हैं, तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने किस जीवाणु की खोज एंथ्रेक्स रोग का कारण बताया था, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो रॉबर्ट कोच ने किस जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है, तो इन्होंने की थी बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की। तेल और सिरके का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, तो अचार के, ठीक है। जुखाम और इन्फ्लुएंजा फ्लू किसके कारण होता है, तो ये होता है वायरस के कारण, जुखाम वायरस के कारण होता है। अमीबा और पैरामीशियम किस वर्ग के सूक्ष्मजीव हैं, तो अमीबा है वो तुम्हारा क्या होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। बताओ भैया क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। स्पाइरोगायरिया और क्लेमिडोमोनास क्या है, तो स्पाइरोगायरिया और क्लेमिडोमोनास क्या है, वो शैवाल है। टीकाकरण वैक्सीनेशन किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, तो शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाना, ठीक है। दूध को दही में बदलने के कौन सा तापमान सबसे अनुकूल होता है, हल्का सा गर्म, ठीक है। कौन सा सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों को अपघटन कर पर्यावरण को साफ रखता है, तो अपघटक जीवाणु और कवक। कालाजार रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में बदलना होता है। सूक्ष्मजीवियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सूक्ष्मजीवियों का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है, कृषि में उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैविक अपशिष्ट से निपटने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक और उनकी खोज। लुईस पास्चर ने क्या खोजा था, भैया देखो इसका भी वही है। तो लुईस पास्चर जो देखो एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने क्या खोजा था, चेचक का टीका की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेंसिलिन खोजा था। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रिक्स खोजा था। तो अब बचा पहला, लुईस पास्चर ने किंडमन, बात खत्म। रोग और उसके मिलान देख लीजिए भैया। जो हैजा रोग होता है वो तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है। हैजा कैसे होता है, तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोआ से होता है। गेहूँ की रस्ट रोग वायरस से होता है, ठीक है। गेहूँ का रस्ट रोग फंगस से होता है। मीजल्स खसरा वायरस से होता है। फिर देखो इसको मिला के क्या, देखो जो हैजा है, जो तुम्हारा हैजा है
वो तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। जो तुम्हारा मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। जो गेहूं की रस्ट है वो तुम्हारी कवक से होती है, और जो खसरा मीजल्स से वो तुम्हारा वायरस से होता है। आगे चलो, नाइट्रोजन का सही क्रम लिखिए भैया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद होगा अमोनीकरण, एमिनोफिकेशन, फिर होगा नाइट्रीकरण, फिर होगा विनाइट्रीकरण। यह सबसे पहले नाइट्रोजन की मिट्टी में आती है, फिर अंत में वापस गैस बन जाती है। पाश्चीकरण प्रक्रिया सही प्रश्न है, दूध के पाश्चीकरण प्रक्रिया सही क्रम क्या है? तो दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकंड उबालो, फिर एकाएक अचानक ठंडा करके भंडारण करना चाहिए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। चलिए, संश्लेषित रेशे चैप्टर 3 आ गया। ये चैप्टर भी अपना 12 से 13 मिनट में खत्म होगा भैया। संश्लेषित रेशे कौन है, इनके नाम याद रखिए। जैसे नायलॉन है, ठीक है, रेयन है, रेयन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। पॉलिस्टर जो होता है सिल्वर मुक्त होता है। एक्रेलिक कृत्रिम ऊन होता है, तो याद रखना रेयन कृत्रिम रेशा होता है, और जबकि एक्रेलिक कृत्रिम ऊन होती है। प्लास्टिक क्या होता है, थर्मो प्लास्टिक होता है, पीवीसी पॉलीथिन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है बेकेलाइट और मेलामाइन होता है, ठीक है। उपयोग टेफ्लॉन का क्या होता है, ना चिपकने वाला। जो मेलामाइन होता है तो अग्निरोधक होता है, तो जो तुम्हारे अग्नि फायर वाले लोग होते हैं वो इसी के बने कपड़े पहने होते हैं, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है, विद्युत कुचालक। पर्यावरण में 4R 5R सिद्धांत करते हैं। चलो, रेयन एकमात्र ऐसा रेशा है जो काष्ठ लुगदी प्राकृतिक चीज से बनता है, फिर भी संश्लेषित कहलाता है। फिर भी क्या कहलाता है, संश्लेषित कहलाता है। चलिए आगे। बहुलक क्या होता है, छोटी इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला, पॉली अनेक, ठीक है। पर कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज से बनता है, और सेल्यूलोज ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। रेशों के प्रकार देख लीजिए भैया। रेयन जो होता है इसे कृत्रिम रेशा कहते हैं, इसे याद रखिए। रेयन कृत्रिम रेशा होता है, काष्ठ लुगदी से बनता है। नॉयलैंड प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो 1931 में बना था, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था शायद, गांधी जी इसमें गए थे। अच्छा, इसका उपयोग नायलॉन का काम करते हैं, पैरासूट, जुराबे और रस्सियां बनाने में करते हैं। पॉलिएस्टर क्या होता है, इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। एस्टर रसायनों की इकाइयों से बनता है। पेट क्या होता है, बोतल तथा बर्तनों के लिए प्रसिद्ध पॉलिएस्टर होता है। टेरिलॉन क्या होता है, एक बहुत लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। एक्रिलिक क्या होता है, इसे कृत्रिम ऊन कहते हैं, इसे असली ऊन से भी सस्ते अधिक टिकाऊ होता है। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक में देख लो बेटा, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, पिघल जाता है, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, खिलौने हैं, कंघियाँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एक बार सांचे में ढलने के बाद गर्म करने पर भी नरम नहीं होते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन का उपयोग कौन करते हैं, अग्निशामक यंत्र के जो कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, तो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है स्विच छत्तों में। मेलामाइन क्या होता है, अग्नि का प्रतिरोधक होता है, फर्शें की टाइलें और अग्निशामक कर्मियों की वर्दी। टेफ्लॉन क्या होता है, तेल और जल इस पर नहीं चिपकते। नॉन स्टिक बर्तन, तो नॉन स्टिक जो बर्तन बनाए जाते हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। बेकेलाइट जो होते हैं स्विच बर्तनों के हत्थे वगैरह बेकेलाइट के बने होते हैं। चलिए अब देखिए, जैव निम्नीकरण क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बैक्टीरिया द्वारा गल जाते हैं, जैसे फल सब्जियां, तो वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण। और जैव अनिम्नीकरण क्या होते हैं, जो आसानी से नहीं गलते हैं, जैसे प्लास्टिक, टिन और एल्यूमिनियम। प्लास्टिक, टिन और एल्यूमिनियम। 5R क्या होते हैं, तो देखो, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। देखो 3R भी पूछ सकता है, तो 3R में क्या होता है, उपयोग कम करना, रिड्यूज उपयोग कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना, और रिफ्यूज अब मना कर दो, ठीक है। एनएस स्पेशल पॉइंट क्या है, संश्लेषित रेशे गर्म होकर पिघलकर शरीर में चिपक जाते हैं। संश्लेषित रेशे, चलिए MCQ पढ़ते हैं। नॉयलॉन सबसे पहले संश्लेषित होने वाला रेशा कब बना था, 1931 में बना था। चलिए आगे। वह रेशा जो रेशम के समान दिखता है कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयन होता है। रेयन किससे प्राप्त होता है, काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो नायलॉन था। चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ किसकी बनाई जाती हैं, नायलॉन की। PET किसका बहुत चर्चित होता है, तो पॉलिएस्टर होता है। वह रेशा जो सर्दियों में उनके विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक्रिलिक होता है। टेरिकॉट किन 2 रेशों का मिश्रण होता है, तो टेरिलिन और कपास का होता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और जो गर्म करने पर अपने आकार नहीं छोड़ते वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किसका उपयोग किया जाता
है, पीवीसी का, पॉलीथीन का, बेकेलाइट का तो बेकेलाइट का। रसोई के बर्तन और फर्श बनाने के लिए क्या है, फर्श की टाइलें और अग्निशामक कर्मचारियों की वो कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेलामाइन का। नॉन स्टिक न चिपकने वाले भोजन पकाने के बर्तनों में किसकी परत चढ़ी होती है, टेफ्लॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो फलों और सब्जियों के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके। प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में कितना समय लगता है, कई सौ वर्ष। 4R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, तो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल है, जला देना नहीं है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों की वर्दी पर किसकी परत चढ़ी होती है, मेलामाइन की। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला है जिन्हें कहा जाता है बहुलक। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जिसे क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। पॉलीकॉट का मिश्रण है पॉलिस्टर प्लस कपास। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। नायलॉन का धागा किससे अधिक मजबूत होता है, स्टील के तार से। पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है, नायलॉन का। टेरिलीन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। ठीक है, प्लास्टिक के गुणधर्मों में शामिल नहीं है, यह विद्युत का सुचालक है। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग जैसे सिरंज दस्तान में किसका अधिक उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक का। इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, तो कपास। पॉलीएस्टर शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलीधन एस्टर। लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके कौन सा रेशा बनाया जाता है, रेयॉन। पीवीसी का नाम पूरा पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। संश्लेषित रेशे किससे तैयार किए जाते हैं, कच्चे तेल, पेट्रो रसायन से। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किस में किया जाता है, तो उपरोक्त सभी में। कंघी बनाने में, खिलौने बनाने में, विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में। रेशम कीट से प्राप्त होने वाला रेशा है रेशम। संश्लेषित रेशों का मुख्य नुकसान क्या है, भी आग लगने पर पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं। नायलॉन किससे बनता है, कोयला और जल से बनता है। कौन सा रेशा ऊन जैसा महसूस होता है, तो एक्रिलिक ऊन जैसा महसूस होता है। पॉलीवूल क्या होता है, पॉलिस्टर और ऊन होती है। माइक्रो ओवन जो बनते हैं वो विशेष प्लास्टिक खाना बनाने वाले बर्तन जो होते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए समस्या है क्योंकि यह जैव अनिम्नीकरण है, मतलब ये जल्दी से गलता नहीं है। ठीक है, बेकेलाइट क्या है, विद्युत का कुचालक है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका उपयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का। अग्निरोधक प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मेलामाइन का। टेफ्लॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है, तेल और जल न चिपकने वाली परत बनाने में। पॉलीमर शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक। पॉलिएस्टर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एस्टर। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है जिसका उपयोग बिजली के सामान बनाने में किया जाता है, बेकेलाइट। 5R सिद्धांत जो अब आधुनिक पर्यावरण शिक्षा में 5वां R क्या है, तो रिफ्यूज, मना करना है। ठीक है, अपशिष्ट को गलने में लगने वाले समय के अनुसार कौन सा मिलान गलत है। सब्जी के छिलके 1-2 हफ्ते में, कागज 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में, प्लास्टिक एक थैली नहीं, गलत, कई सौ वर्ष होते हैं। मेलामाइन का विशेष गुण क्या है, यह आग का प्रतिरोधक है। अन्य प्लास्टिकों की तुलना में गर्मी सहन करने की ज़्यादा क्षमता होती है इसमें। पीवीसी का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो भोजन पकाने के बर्तनों के हत्थों में नहीं होता, क्योंकि हत्थों में और जो लाइट स्विच होते हैं उसमें बेकेलाइट लगे होते हैं। वह प्लास्टिक जो बहुत हल्का, प्रबल और टिकाऊ होता है, कौन सा होता है, औद्योगिक प्लास्टिक कहलाता है। वह एकमात्र संश्लेषित रेशा है जिसमें प्राकृतिक कच्चे माल सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है, रेयॉन। संश्लेषित रेशों का वह गुण जो प्रयोगशाला या रसोई में काम करते समय खतरनाक हो सकता है वो होता है, बेगर्म होकर जल्दी पिघल जाते हैं। पीईटी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीएथाइलिन टेरेफ्थलेट। ठीक है, एस्टर वे रसायन है जिनकी गंध कैसी होती है, फलों जैसी होती है। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के सामान बनाने में क्यों होता है, क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पेट्रो रसायनों के जटिल प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, तो सभी। यदि संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों को जलाया जाए तो उसका अवशेष कैसा हुआ, पिघलकर कठोर मनके वीट जैसा बन जाएगा। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियां नायलॉन से क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि यह हल्की और स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होती हैं। मेलामाइन का उपयोग अग्नि प्रतिरोधी कपड़े बनाने में क्यों होता है, क्योंकि इसमें आग सहने की क्षमता अन्य प्लास्टिकों से अधिक होती है। जैव अनिम्नीकरण, ठीक है, पदार्थ का वह समूह पहचानिए भैया, प्लास्टिक की थैलियाँ, एल्यूमिनियम के डिब्बे। नायलॉन का नाम कैसे पड़ा, न्यूयॉर्क और लंदन शहरों के नाम पर। संश्लेषित रेशों का कौन सा गुण है उन्हें प्राकृतिक रेशों से भी अधिक लोकप्रिय बनाता है, वे अधिक टिकाऊ होते हैं, जल्दी सूख जाते सभी। टेरिकॉट और टेरीवूल जैसे कपड़ों में क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों को अच्छे गुण मिलते हैं। प्लास्टिक जो एक बार सांचे में ढलने के बाद गर्म करने पर भी पिघलते नहीं हैं, उनको छोड़िए, इनको अब वही क्वेश्चन देखेंगे अपन जो अच्छे होंगे। सेलुलोज जो प्राकृतिक बहुलक है वह कौन सी छोटी इकाई से बनता है, ग्लूकोज से। संश्लेषित रेशे किस मौसम में पहनने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, तो गर्मी में। अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्रोत पर ही पृथक्करण और पुनर्चक्रण करना। ठीक है, रेशा पूरी तरह से निर्जीव पदार्थों से बनता है, तो नायलॉन। चलिए, धातु आ गया है और ये भी हमारा 12-13 मिनट में ख़त्म हो गया। चलिए, धातु देखते हैं।
आघात वर्धनीयता क्या होती है? पीठ का पतली चादर में बनाना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? सोने और चांदी। तन्यता, खींचकर तार बनाना। सबसे अधिक सोना होता है 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ध्वनात्मक क्या होता है? टकराने पर टन टन की आवाज़ करना धातुओं का गुण होता है। चालकता क्या होती है? धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। सबसे अच्छी चांदी होती है। फिर तांबा। ऐसी कौन सी धातु होती है जो कमरे के ताप पर होती है? तो पारा, मरकरी, Hg80। कौन सी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन। सबसे नरम धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम 11, पोटेशियम 19। चमकदार अधातु कौन सी होती है? आयोडीन। विद्युत सुचालक अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा एक अधातु है, कार्बन का रूप। रासायनिक गुण ऑक्सीजन से धातु, हटाइए इनको। सोडियम जल से तीव्र क्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखते हैं। फास्फोरस वायु से क्रिया करता है, इसलिए इसे जल में रखते हैं। तो फास्फोरस को पानी के संपर्क में आएगा, दहका देगा। धातु से जब अम्ल क्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। पॉप ध्वनि क्या होती है? जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो पॉप ध्वनि निकलती है। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, क्रम याद रखना। सबसे अधिक शक्तिशाली जिंक होता है, उससे कम आयरन, उससे कम कॉपर। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट से नहीं हटा पाएगा। मिश्र धातु देखो, तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल बनाएगा। तांबा प्लस टिन मिलकर कांसा बनाएगा। स्टेनलेस स्टील में क्या होगा? लोहा, क्रोमियम और निकल मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाएगा। क्लोरीन क्या होता है? जल शुद्धिकरण में काम आता है। आयोडीन क्या होता है? एंटीसेप्टिक, चोट लगने पे काम आता है। एल्यूमिनियम की पन्नी क्या होती है? भोजन लपेटने में काम आती है। मरकरी जो होती है थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नीला में लाल हो रहा है तो धातु किससे पीठ का पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो जिंक को। धातुओं वह गुण जिन्हें पीठ का चादर में ये देखो, एक से जो 120 क्वेश्चन कराए थे साइंस में, उसमें करा चुके थे। आघात वर्धनीयता होती है। कौन सा धातु का गुण नहीं है? तो भंगुरता धातु का गुण नहीं है। चमक इनका गुण है। कठोरता गुण है। सुचालकता। वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। वह कौन सी धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में सामान्यता कैसे होते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए कहाँ रखा जाता है? इसे जल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल, केरोसिन में। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? हाइड्रोजन। पॉप की ध्वनि निकलती है। खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किस धातु की पन्नी का प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम की। कॉपर सल्फेट के नीले CuSO4 के नीले विलयन में जिंक डालने पर क्या होता है? विलयन रंगहीन हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक पोटेशियम। धातुओं का वह कौन है जिसे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है? क्या कहलाता है? तन्यता। बिजली के तारों को बनाने में तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। पेंसिल के लेड बनाने को किस अधातु का प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। जल को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। पटाखों में किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो सल्फर और फास्फोरस का। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो पारा। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? जल और नमी दोनों, वायु और नमी। जंग रस्ट का सूत्र बताइए। तो Fe2O3 होता है, उसमें छूटा है विकल्प। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सोना। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, H2SO4। धातुओं को पीटने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? धात्विक ध्वनि, ध्वनात्मक। ठीक है। उर्वरकों में किस अधातु का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का। कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो आयोडीन। विस्थापित अभिक्रिया क्या होती है? कि कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील से हटा देना। ठीक है, अधिक क्रियाशील जो अभिक्रियाशील धातु है कम को हटा देती है, ये होता है। आगे देखो, कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत जम जाना क्या कहलाता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिला होता है? क्रोमियम और निकेल। ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता है, किसमें अभिक्रियाशील होता है और चमकता रहता है। कौन सा पदार्थ अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अधात्विक ऑक्साइड का विलयन। ठीक है, आगे देखो, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है या कम? तो जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। पॉप की ध्वनि किस गैस के ऊपर उत्पन्न होने पर निकलती है? याद रखना, पॉप की ध्वनि जो निकलती है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने पर निकलती है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल से अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में घोला जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4।
मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय, क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला करती है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नीला। आयरन सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? हल्का हरा। जिंक सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? रंगहीन। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु कौन सी होती है? सोना। धातुओं को उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण भी टकराने पर टन टन की ध्वनात्मक कहते हैं? कौन सी धातु उसका एंटीसेप्टिक के रूप में चोट लगने पर प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन बैंगनी रंग का घोल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है? तो होती है सोडियम। वह धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है, तो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है, मरकरी और गैलियम। ठीक है। फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। यदि कॉपर के छीलन को जिंक सल्फेट में मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो यह कोई अपक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम, हटाओ इसको। सल्फर और ऑक्सीजन की अपक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बताओ भैया। अम्ल, क्षार, लवण क्या अम्ल होते हैं? नीले को लाल कर दिया, नीले को लाल कर दिया और लाल को अगर नीला कर दिया तो क्या होगा? क्षार। कौन सी अधातु सजीवों में श्वसन के लिए समय अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन। अधातुएं जल के साथ सामान्यतः कैसी क्रिया अभिक्रिया करती ही नहीं है? जिंक को लोहे से अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है, इसलिए जो है जिंक को लोहे से अधिक, जो अधिक होगा कौन है? लोहे से अधिक है। कौन? जिंक है। तो जिंक लोहे को उसके लवण से हटा देता है, बी ऑप्शन होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ऑक्साइड की परतें हटाने के लिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? कि ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और टिन से मिलकर बनता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। हर में भैया 100 क्वेश्चन है। आभूषण बनाने के लिए अक्सर कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 22 कैरेट का होता है, चूंकि 24 कैरेट बहुत नम हो जाता है। 21.9 किया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, क्योंकि इसमें क्रोमियम और निकल की उपस्थिति के कारण। सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम। सबसे भारी धातु जो होती है तो वो होती है तुम्हारी ओस्मियम। सही है। बिजली के फ्यूज तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो टिन और सीसा का मिश्रण। चांदी की चम्मच का काला पड़ना किसका उदाहरण होता है? संक्षारण का। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइड होता है। ठीक है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसमें हेमेटाइट है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन का करते हैं। हीटर के तार में किससे बनते हैं? तो वो नाइक्रोम से बने होते हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। अधातु जो बहुत कठोर होती है वो घेरा होती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी घेर भरी होती है? नाइट्रोजन, जो कि एक अधातु है। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? तो वो गैलियम है। क्या है? गैलियम है। ठीक है। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक धीमी मंद अभिक्रिया। बेपदार्थ जो धातु धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। धातु में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन। चलिए हटिए। पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। वह धातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? क्लोरीन। लोहे पर जस्ते की परत हटाने की प्रक्रिया को, जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसत लेवन, गैलेनाइजेशन कहते हैं। वह धातु जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, हम श्वसन के दौरान उसे अंदर लेते हैं, वह धातु होती है ऑक्सीजन। धातुओं के ऑक्सीजन अधातु भी है और गैस भी है। धातुओं के बर्तन में अचार क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अम्ल धातुओं से क्रिया करके जहरीले पदार्थ बनाती हैं। पटाखों में चमक और रंग से किनका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का। कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत की चालक होती है? तो चांदी। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वारेज या अम्लराज का। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है। ठीक है। किस अधातु का प्रयोग पेंसिल लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हुई? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्रोत होता है H2SO4। वह गुण जिसके कारण धातुओं को खींचकर महीन तार बनाए जाते हैं उनको तन्यता कहते हैं। मैग्नीशियम को रिबन जलाने पर जो राख बचती है वो क्या कहलाती है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। धातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? तो क्षार बनाते हैं। 5वां पाठ आ जाओ भैया। 5वां पाठ ये भी अपन ने ख़त्म कर लिया। देखो ये आप 12 के औसत से खेल रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम। चलिए भैया देखिए, अक्षय जो कभी खत्म ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। समाप्त होने वाले जो सीमित हो, वन, कोयला, पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जिनका निर्माण जीवों के मृत अवशेषों से हुआ है। कोयला क्या होता है? कार्बनीकरण, मृत वनस्पति के कोयले में बदलने का धीमा प्रक्रम होता है। कोक क्या होता है? कठोर, सरंद और काला, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। इस्पात निर्माण और धातु निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार क्या होता है? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। रंजक, औषधि और विस्फोटक इत्र और नेपथीन की गोलियों में करते हैं। कोयला क्या है? तो कोयला के प्रक्रम के दौरान जो होती है वही कोयला गैस होती है। बिटुमेन क्या है? सड़क निर्माण में आप कोलतार की जगह क्या उपयोग करते हैं? बिटुमेन। पेट्रोलियम क्या है? निर्माण में रहने ये समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेषों से बनता है। विभिन्न संगठनों की प्रक्रिया के द्वारा प्रभाजी आसवन। पेट्रोल किस विधि से शुद्ध होता है? तो याद रखना, जो पेट्रोल होता है बाबू वो प्रभाजी आसवन से शुद्ध होता है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से प्राप्त उपयोगी पदार्थ उपयोग, नायलॉन, पॉलिस्टर और पॉलीथिन और उर्वरक, यूरिया बनाने में। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं इसके महत्व के कारण। घर में एलपीजी, लिक्विड प्योरीफाई गैसों घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। पेट्रोल क्या होता है? मोटर ईंधन, उसका ड्राई क्लीनिंग के लिए ब्लैक के रूप में क्या होता है? मिट्टी का तेल। स्टोव लैंप और जेट विमान का ईंधन है। डीजल भारी वाहनों, विद्युत जनरेटरों के लिए। स्नेहक, लुब्रिकेंट ऑयल जो है स्नेहक, वो घर्षण कम करने के लिए होता है। पैराफिन मोम जो होता है मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कम प्रदूषण फैलाती है। परिवहन और घरों में पाइपलाइनों के जरिए पहुंचती है। संरक्षण, कन्वर्जेशन और पीसीआर की सलाह क्या है? गाड़ी में सामान हटाओ। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्राडाइट, सबसे खराब कोयला पीट। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया यूएसए 1859। भारत में पहला तेल कुआं माकुम, असम 1867। चलिए, निम्न से कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो सूर्य का प्रकाश। जीवाश्म ईंधन का निर्माण किनसे होता है? तो मृत जीवों के अवशेषों से। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। नेपथलीन की गोलियां जिनका उपयोग कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, किससे प्राप्त होती है? कोलतार से। ऊपर पढ़ाया है। मृत वनस्पतियों के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। को पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमेन। काला सोना, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। पीसीआर संबंधित किससे होता है? पेट्रोल डीजल बजाने से। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो वो विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में खोदा गया। सीएनजी क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता होगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? शोधन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो सीएनजी। कोलतार में लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? 200। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब होता है जो जीवों के मृत कंकालों से दबे हुए रहने से बनता है। भारत में तेल कहाँ होता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, सभी में। पैराफिन मोम का उपयोग किस में किया जाता है? मरहम लगाने में, मोमबत्ती बनाने में और वैसलीन बनाने में, सभी में। कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम सड़क पर रोशनी के लिए कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क, लंदन और दिल्ली, पेरिस। तो लंदन में किया गया था। कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम सड़क पर रोशनी बनाने के लिए लंदन में। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोक है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए कितना समय लगता है? सैकड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष। बताओ भैया, लाखों वर्ष। भारी मोटर वाहन जैसे ट्रैक्टर को चलाने के लिए कौन सा ईंधन काम आता है? तो भैया डीजल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो जल की परत के ऊपर, क्योंकि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एलपीजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो वर्षा, वायु, वन्यजीव होने वाले भैया खत्म है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रसायन का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसके पॉलिस्टर और नायलॉन बनाने में, पॉलीथिन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, सब में। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में किया जाता है? तो भैया उर्वरक, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग आजकल किसके स्थान पर किया जाता है? कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से मुख्य रूप से कौन सा दुष्प्रभाव होता है? वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वर्षा में कमी। तो इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण, ए और बी। तेल कुआं निकालने वाली सबसे ऊपरी गैस कौन सी होती है? तो प्राकृतिक गैस होती है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पीसीआर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पीसीआर कहाँ है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कोयला मुख्य रूप से क्या है? तांबा है, लोहा है, कार्बन है। स्टोव लैंप और जेट विमानों की ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो मिट्टी के तेल का। जीवाश्म ईंधन क्या है? जो समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। रंजक और ड्राई विस्फोटक और इत्र के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोलतार का।
पेट्रोलियम के निर्माण में किन कारकों की आवश्यकता होती है? तो वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, उच्च दाब और सभी का निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संघटक है? पैराफिन, मोम, स्नेहक, कोलतार या कोयले का उत्पादक है। ठीक है, और बकाया सब है। अच्छा, पेट्रोलियम का संघटक नहीं है तो भैया कौन सा नहीं है? कोक नहीं, क्योंकि पैराफिन, मोम, स्नेहक और पेट्रोल तो किसके हैं? ये पेट्रोलियम के ही हैं। चलो आगे। काला गाढ़ा द्रव्य जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलतार। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नहीं नष्ट, फिर भी हमें जीवाश्म ईंधन की बचाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ये सीमित है, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा और राजस्थान में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, सभी में। गाड़ी चलाते समय पेट्रोल को बचाने के लिए पीसीआर की क्या सलाह दी जाती है? कि मध्यम और समान गति से गाड़ी चलाएं। हम चलाने लगे हैं भैया। यातायात लाइटों पर इंजन बंद कर दें। सही है, हम भी कर देते हैं। टायरों पर दाब सही रखें, ये भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी। कोयले की विभिन्न किस्मों में सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाला सामान्य कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है? इसे सोने जैसे रंग के कारण, इसके बहुत अधिक व्यापारिक महत्व के कारण। तो क्या है, क्यों कहा जाता है भैया पेट्रोलियम को तरल सोना? बहुत अधिक व्यापारिक महत्व के कारण। आगे चलिए। प्राकृतिक गैसें मुख्य घटक किसका होती हैं? तो मीथेन का। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तेलों और वसाओं के उत्पादन में किस पेट्रोलियम का उत्पादन का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। कोयले के किस उत्पाद का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अचानक से किया जाता है? तो कोक का। कौन सा संसाधन असीमित है? तो पवन ऊर्जा। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और उसके उत्पाद को। बिहार के किस क्षेत्र में तेल या गैस की खोज की संभावना व्यक्त की गई? पूर्णिया, चंपारण बेसिन। चलिए। कोलतार से प्राप्त नेफ्थलीन की गोलियों का मुख्य गुण क्या है? ऊर्ध्वपात। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए भारत की सरकारी कौन सी संस्था है? PCRA। कौन सी है? PCRA। कोयला बनने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? वायु की उपस्थिति। शुद्धतम कोयला एंथ्रासाइट जलने पर क्या देता है? नीला लौ और अधिक ऊष्मा। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन की। कौन सा पदार्थ कोयले के भंजक आसवन से याद है बनता है? पेट्रोलियम। नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? कोलतार से। नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से बनाई जाती हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था? पेंसिल्वेनिया, USA में। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण कहलाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? CNG। कोयला बनने के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट। रसोई घर में LPG गैस का घटक का मुख्यतः कौन सा होता है? ब्यूटेन। पेट्रो रसायन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथिन, अपमार्जक सभी के। चलो। बिटुमेन का उपयोग वर्तमान में सड़क निर्माण में किसके स्थान पर किया जा रहा है? कोलतार के। कोयला गैस का उपयोग 1810 में सबसे पहले किस सड़क की शहर की रोशनी में किया गया था? सड़कों की रोशनी के लिए लंदन। कोक का मुख्य गुण क्या होता है? यह सरंद होता है या कठोर होता है? कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तेल और गैस पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं? क्योंकि वे पानी से भारी। तेल और गैस पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं? क्योंकि वे पानी से हल्के होते हैं और उसमें घुलते नहीं हैं। PCR के अनुसार ड्राइविंग करते समय ईंधन बचाने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? मध्यम और समान गति से गाड़ी चलाना। कोयले और मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन होता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किस रूप में भंडारित किया जाता है? CNG। ठीक है। चलिए। LPG क्या होता है भैया? पेट्रोलियम क्या होता है? भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन होता है। देखो फिर यही हरकत करेगा ये। मिट्टी का तेल देखो, डीजल, स्नेहक तेल। ठीक है। शुष्क धुलाई के लिए और पैराफिन, मोम, बिटुमिनस। भैया ये तो बहुत लंबा है, तो ऐसा करो आप देखो, एक एक हम मिलवा देते हैं। ठीक है। एक का D कह रहा है, तो घरों और उद्योगों में ईंधन हो, तो ठीक है। LPG घरों और उद्योगों के ईंधन में है। पेट्रोलियम से क्या मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बना सकते हो? नहीं भैया, ये कह रहा है शुष्क धुलाई करते हो। सही है। ठीक है। चलो भैया। अब जेट विमानों के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो भैया पेट्रोल का करते हैं। मिट्टी का तेल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मिट्टी के तेल का उपयोग कहाँ करते हैं? जेट विमानों में करते हैं। ठीक है। और डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो डीजल का जो उपयोग है वो भारी मोटर वाहनों के लिए करते हैं। तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं भैया? शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। ऐसा करिए, आप इनको लिख के हो करिएगा, क्योंकि वो नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि PDF में एक पेज में नहीं दिखेगा तो पॉसिबल ही नहीं है समझाना। और अब PDF हम वीडियो पॉज करके दोबारा नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हाँ, इसमें देखो चलिए भैया, कोक जो होता है वो तुम्हारा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। जो कोक होता है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है।
तुम्हारा कोल तारा जो होता है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोयला गैस जो होता है वो उद्योगों से ऊष्मा प्राप्त करने। नेपथलीन क्या होता है, कीटों को भगाने वाली गोलियां होती हैं। कोयले की उच्च किस्में देखिए, एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, सबसे कठोर सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, ठीक है। इसके बाद देखो बिटुमिनस जो होता है घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाला होता है। लिग्नाइट जो होता है भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, पीट। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी कोयला एंथ्रासाइट होता है। भूरा कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस होता है। भूरा कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है। भूरा कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है। और घरेलू उपयोग में बिटुमिनस। देखो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, पीट सबसे बेकार कोयला, बिटुमिनस जो होता है वो घरेलू कार्यों में उपयोग होता है, लिग्नाइट जो होता है उसे भूरा कोयला कहते हैं। आगे देखिए भैया, हाँ देखिए, अक्षय संसाधन जो होते हैं, सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। समाप्त होने वाले संसाधन, विश्व का पहला कुआं पेंसिलिया अमेरिका में खोजा गया। भारत का पहला कुआं ये है। और समाप्त होने वाले संसाधन वन्यजीव और खनिज हैं। आगे देखो, दहन और ज्वाला। ये रे ज्वाला वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। दहन की शर्तें क्या होती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उच्च तापमान हो। ज्वलन ताप क्या होता है, देखो ज्वलन ताप का एक प्रैक्टिकल पढ़ा है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। ज्वलन ताप का एक प्रैक्टिकल पढ़ा है। जो ज्वलन ताप होता है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है। चलो आग बुझाने के लिए 3 शर्तों को एक को हटाना पड़े, ईंधन, ऑक्सीजन या ताप, किसको हटाएंगे बताइए। ईंधन, ऑक्सीजन या आग पर नियंत्रण के लिए किसको हटाएंगे आप, तो आदमी ईंधन को हटाता है सबसे पहले, ऑक्सीजन को तो हटा नहीं पाएगा। लकड़ी या कागज की आग के लिए श्रेष्ठ, लेकिन तेल या बिजली आग के लिए हानिकारक है। क्या कह रहा है, पानी जो है वो लकड़ी या कागज की आग के लिए तो अच्छा है, लेकिन तेल या बिजली की आग के लिए हानिकारक होता है पानी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बिजली और तेल की आग के लिए तो अच्छा है। यह ऑक्सीजन से भारी है, यह आग को लंबे तरह से ढक लेती है। दहन के प्रकार का है भैया, तीव्र दहन होता है, तेजी से जलना, जैसे गैस स्टोव। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के अचानक जलना, सफ़ेद फास्फोरस कोयले की खानों में। विस्फोटक क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ होने वाला दहन विस्फोटक कहलाता है। होने वाला दहन क्या कहलाता है, विस्फोटक कहलाता है। आगे चलिए भैया, ज्वाला की संरचना देख लीजिए। बाहरी क्षेत्र जो होता है, नीला क्षेत्र दिखेगा, पूर्ण दहन होगा, सबसे ज़्यादा यही गर्म होता है। मध्य क्षेत्र आंशिक दहन होता है, कम गर्म होता है। आंतरिक क्षेत्र यह बिना जले मोम के बाष्प होता है, ठंडा होता है। जो ईंधन होता है ऊष्मीयमान, तो देखो भैया क्रमबद्ध है। गोबर के उपले से ज़्यादा ऊष्मा होगी लकड़ी में, लकड़ी से ज़्यादा ऊष्मा होगी कोयला में, कोयला से ज़्यादा होगी पेट्रोल में, पेट्रोल से ज़्यादा होगी एलपीजी में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगी, हाइड्रोजन में। ये याद रखना क्रम। माचिस का इतिहास, सिरे पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, रगड़ा हुआ कांच। रगड़ने पर लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदलता है और आग शुरू होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, अपूर्ण दहन से उत्पन्न गैस होती है, विषैली होती है, दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण बारिश के पानी में, ठीक है। आगे चलो भैया, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मोमबत्ती की लौ में नीला भाग सबसे बाहर होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड प्योरीफाई गैस होता है। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। मुख्य घटक इसका भी मीथेन होता है। श्वेत फास्फोरस इतना खतरनाक ही हुआ है, कमरे के ताप पर खुद ही जल उठता है, इसलिए उसे पानी में रखते हैं, ठीक है। कौन सा अदहनशील, जो जलता नहीं है, लोहा है। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कहीं जलेगा नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई जलेगा नहीं। वह न्यूनतम ताप पर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। दहन